अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। डियर 9th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन थे वो न्यूटन ने दिए थे। हम उनको वन बाय वन 3 लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ को। उससे पहले हम एक इस यूनिट का इंट्रोडक्शन जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो हम देखते हैं कि इसमें हमने पूरे यूनिट में डिस्कस क्या करना है। ये यूनिट जो है वो है डायनामिक्स के बारे में है। अब हमें पता होना चाहिए लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले कि डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स बेसिकली हमने डिफरेंट ब्रांचेस फिजिक्स की बिल्कुल स्टार्ट में उसको बहुत डिटेल हमने जो था वो उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने मैकेनिक्स को पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट जो है वो उसी की ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स की वो डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं डायनामिक्स। इसको डायनामिक्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की ना सिर्फ मोशन बल्कि हम क्यों होती है, इसकी कॉज क्या है, ठीक है, इस मोशन के इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक, इसकी स्टडी करेंगे। क्या कि ऑब्जेक्ट क्यों होती, इसमें मोशन क्यों होती है, इसकी कॉजेस क्या है और आफ्टर मोशन उसके इफेक्ट्स क्या है। इसमें ज़्यादा जो है उसमें हम इस लेवल पर जो डिस्कस करेंगे वो कॉज है। जनरली ये कंसीडर किया जाता है कि जब हम किसी भी मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत को डिस्कस करते हैं तो उसमें कॉज जो है बेसिकली फोर्स को कंसीडर किया जाता है कि फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो क्या है, वो मोशन क्रिएट होती है, मोशन प्रोड्यूस होती है। रीज़न इज दैट कि जब फोर्स क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट में चेंज लाता है, ठीक, चेंज लाने की कोशिश करता है, टू ब्रिंग अ चेंज, ठीक, टू ब्रिंग अ चेंज, ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज, ठीक, टू ब्रिंग अ चेंज, ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज। हम उसे कहेंगे अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। हम क्या कहेंगे, टेंड टू मूव, ठीक कहा आपने, मैं आप लोगों के पॉइंट से सुन रही हूं। टेंड टू मूव, टेंड टू स्टॉप, इज इट क्लियर, ठीक है, सही कहा आपने। यस ऑफ कोर्स कि ये डायरेक्शन को भी चेंज करने की सलाहियत रखता है। हम क्या कह सकते हैं, इट आल्सो दैट कैन चेंज द डायरेक्शन। अब देखें, फोर्स से इतना कुछ होता है, पुल और पुश करता है, ये भी सही कहा आपने, वेरी नाइस। के ठीक कि दरवाज़ा जो है जब हम खोलते हैं बंद करते हैं पुलिंग और पुश से करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। तो यानी कि फोर्स की इतनी ज़्यादा जो है वो अफेक्ट्स है। तो ये एक सिंगल फैक्टर है, वो क्या करता है, चेंज लाता है, लाने की कोशिश करता है, किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करता है, और क्या करता है, डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर पड़ा है, ये यहीं पड़ा रहेगा, ठीक, ये उस वक्त तक यहाँ पड़ा रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं करते। इज इट क्लियर? ये बॉल यहां पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर एक्ट नहीं करेगा। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, फोर्स। इस फोर्स लगाएंगे तो हम इसको उठा लेंगे, इसकी जगह चेंज कर देंगे। अब क्या हुआ, रेस्ट में था
रेस्ट में था, हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, हमने क्या किया, इसको मूव करवा दिया। क्लियर? ये मूव करेगा, ठीक है। अब अगर ये बॉल मूव कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाकर रोकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने हिट लगाई, हम इसको कैच करते हैं, यहां से हम फेंकते हैं, इसको कैच करते हैं। ये क्या है कि हमने यहां से फेंका, ये कैच किया, ये हमने रोका है मूविंग बॉल को। क्रिकेट मैच देखते हैं आप लोग, हॉकी देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हिट लगाता है प्लेयर तो क्या होता है, तो उसको दूसरा जो है वो उसको रोकता है। समटाइम क्या होता है कि बॉल कुछ देर मूव करने के बाद रुक जाती है, अब ये देख के रुक गई। रीजन इज दैट, इसमें ये दो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम जनरली जो डिस्कस कर रहे हैं वो फोर्स, एक ये है कि हमने इस पर फोर्स कम अप्लाई की है और कुछ ये देर बाद जाकर ये स्टॉप हो गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई, हमारे यहाँ पर पंखा भी चल रहा है तो वो हवा, विंड की जो फोर्स है वो इसका रास्ता जो है वो चेंज कर रही है। फिर इसके यहाँ पर बोर्ड की अपनी रेजिस्टेंस है, फिर इसकी शेप राउंड नहीं है, स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये खुद ही जो है वो कुछ डिस्टेंस के बाद जो है वो स्टॉप हो जाती है। इज इट क्लियर? फिर हम इसमें डिफरेंट जो है, अब फोर्स जनरली सिंपल इस बात पे ख़त्म नहीं हो जाती कि हम कहते हैं चेंज लेता है, ये तो वो बातें होगी जो बेसिक थी कि फैक्टर ये किस किस्म का फैक्टर है, सो ऑन। इसके बाद हम ये देखेंगे कि फोर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। बेसिकली फोर्स जो है उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि फोर्स जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको दो ग्रुप्स बना लेते हैं हम अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक को कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें छूता नहीं है एक ऑब्जेक्ट दूसरे को, टच नहीं करता। इज इट क्लियर? छुए बगैर जो फोर्स एक्ट करेगी, छुए बगैर जो फोर्स एक्ट करेगी, क्लियर, वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आप लोग फ्रेंड्स हैं तो आपका आपस में इतना रिलेशन स्ट्रांग है, वो नहीं है तो आप उसका होमवर्क भेज रहे हो, ये नॉन कॉन्टैक्ट रिलेशन है यहाँ पर कि आपकी अफिलिएशन है उसके साथ, ठीक है। वो अट्रैक्शन है, वो किसी वजह से है, वो आपकी किसी काम के सिलसिले में हो जाती है, अच्छे बिहेव पे हो सकती है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, कशिश है, अट्रैक्शन है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो टच किए बगैर, छुए बगैर एक फीलिंग्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है? वो फीलिंग्स है जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ जो है अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, इसको मैं ऊपर से इसको ऊपर फेंकती हूँ तो ये नीचे आती है, ऊपर से नीचे फेंकूंगी तो ऑटोमेटिकली आती है, ठीक। अब ये क्यों आती है नीचे, इसको ना हम किसी चीज से पकड़ के ला रहे हैं, ठीक, इसको हम पकड़ के नहीं ला रहे, ये डस्टर है, इसको हम फेंक रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, हम इसको ऊपर जितना भी फेंकेंगे नीचे आ रहा है, क्यों? इसका मतलब है कि नीचे कुछ है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको सिर्फ जो है ओनली फील किया जा सकता है, वो हमें बाहर नहीं दिखता। वो क्या है? वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुई कि वो फोर्स जिसके तहत कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, सेंटर ऑफ अर्थ मूव करता है, वो हमारे पास एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए जी, अब हम दूसरी फोर्स देखते हैं जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे पास मैग्नेट्स हैं, ठीक है। अब हम इसको टच करें या ना करें, ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये देखिए, टच किए बगैर ये एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की दूसरी एग्जांपल क्या है? मैग्नेटिक।
मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड फोर्स चार्जेस की फोर्स है। ये आप लोगों ने ये एक्टिविटी भी की थी, मैंने आप लोगों को जब समझाया था। आप लोगों के बाल ड्राई हैं, उसके ऊपर बैलून जो है गुब्बारे को भर के हवा उसकी, तो अपने बालों के साथ रब करें, तो आप उसको दीवार के साथ अटैच करें तो वो अटैच हो जाएगा। इसलिए कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑपोजिट चार्जेस की वजह से एक प्रोड्यूस होती है। चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने उसमें आपको एग्जांपल दी थी। अच्छा जी, दूसरी हम फोर्स को डिवाइड करते हैं। दूसरा जो इसका पोर्शन है या कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? टेंशन की फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग जो है उसको हम किसी जो है उसको पुलर पुश करते हैं, ठीक है। उसको हम डिफरेंट क्या कहते हैं वे में लेते हैं। टेंशन की फोर्स जो है जिसको हम कहते हैं क्या उसे कहते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, धागा है, इसको हमने इधर स्टैंड के साथ बांध लिया, या हमने कहीं दीवार के साथ कोई कील लगा के उसके साथ धागा बांधा हुआ है, और उधर हमने एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है उसके साथ अटैच कर दिया। अब टेंशन ड्यू टू दिस स्ट्रिंग ये उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। और जो फोर्स इसके अपने इस मैस की अपने वेट की होगी, ये इसको डाउनवर्ड जो है ऑटोमेटिकली ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये उस वक्त बैलेंस होगा जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। इज इट क्लियर? दूसरा हम इसमें जो है कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी मैंने अब जनरल एग्जांपल आपको दी कि ये बॉल इसको मूव करवाया, कुछ देर के बाद ये रुक जाती है। क्यों? इसलिए कि इसकी रफ सरफेस है जिसने रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा दी है इसकी, तो उसकी वजह से ये जो है बॉल जो है वो स्मूथली मूव नहीं कर रही, बल्कि ये कुछ पॉइंट्स के बाद जो है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये है जो स्टॉप कर जाती है। अब इन फोर्सेस के बाद ये फोर्स को हमने डायनामिक्स को डिस्कस कर लिया। हमने फोर्स को मेजर फैक्टर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का वो क्या है, फोर्स है। डिफरेंट फॉर्म में फोर्स जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो अप्लाई होती है। कहीं हम अप्लाई करते हैं, कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली अप्लाई की जाती है या होती है। तो ये फैक्टर जो है मोशन में काउंट किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में। अब हमने ये देखना है कि न्यूटन ने थर्ड लॉ तीनों लॉज जो थे उनमें क्या डिस्क्राइब किया था। ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया, जिसकी बेस पे वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ। अब न्यूटन जो था वो सिर्फ इन तीन जो लॉज थे उनकी बेस पे फेमस नहीं हुआ था। 1642 से लेकर 1727 तक का जो इरा था, जो हम कह सकते हैं दौर था, वो न्यूटन्स का दौर जो है उसको कंसीडर किया जाता है। इसमें उसने डिफरेंट चीज़ें जो थी वो उस दौरान डिस्कवर की गई। जैसे उसने ग्रेविटेशनल नेचुरल ग्रेविटेशन, जो हमारी कायनात में हर चीज़ की अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल लॉ जो है उसको उसने डिस्क्राइब किया था। फिर उसने नेचर ऑफ वाइट लाइट के बारे में बताया। अब ये देखिए, उसने सिर्फ लॉस नहीं दिए, उसने क्या बताया? नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, ठीक। और इसने लॉ दिया था, ग्रेविटेशनल लॉ जो था उसको हमारे सामने रखा। नंबर 2 मैं जनरल इसका बता रही हूँ, सारा डिटेल से नहीं, कि आपके माइंड में थोड़ा सा तो होना चाहिए कि जो हम इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारी जिंदगी हम एप्पल गिरने की ही बात पढ़ते आ रहे हैं, वो डिफरेंट स्टोरीज में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एक्ट्स में उसको देखा गया है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब उसने काफ़ी चीज़ें जो थी उस दौर में की थी डिस्कवर। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सनैलिटी कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसने क्या कहा था कि नेचर ऑफ वाइट लाइट क्या है? नेचर ऑफ वाइट लाइट में उसने इसकी देखकर
प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन थी उसकी बेस पे उसने रेनबो जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, वाइट लाइट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो है वो कैसे डिवाइड होती है, ये भी इसका काम था। फिर उसने था मैथमेटिक सिस्टम जो था वो कैलकुलस जो था उसको उसने बताया और उसको फिजिक्स में जनरली कैसे अप्लाई किया जाता है। साथ साथ उसने हमें ये लॉज भी दिए थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जब उसने डिस्क्राइब किया तो उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए बहुत सारी चीजें इसमें हमारे पास आ जाएंगी और भी बहुत कुछ। आपके पास बुक है, ठीक है, नोटबुक है, रखें इसको सामने, वेरी गुड। लंच बॉक्स है, ठीक है, अब हाथ नहीं लगाना इसको, ये पड़ा है तो पड़ा रहेगा जब तक आप ब्रेक में इसको खोल के खाएंगे नहीं। वेरी नाइस, ठीक। अच्छा, बात समझ में आ गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा, सदियों रेस्ट में पड़ा रहेगा अगर उसे रेस्ट में रहने देंगे। आप उसे लंच बॉक्स को पड़ा रहने दोगे तो फिर है ना, आप इस चिप्स के पैकेट को पड़ा रहने दोगे फिर है, ठीक। इसकी पोजीशन कब चेंज होगी, कब ये आप इसको हड़प करोगे, कब आपके पेट में जाएगा, कब आप मुंह में डालोगे, जब आप एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे। वो एक्सटर्नल फोर्स आपके हाथों की होगी, आप उसको उठाओगे और हड़प कर जाओगे। यानी आपने उसकी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी जगह चेंज कर दी, उसकी पोजीशन ही चेंज कर दी, उसको पीस दिया मुंह में डाल के। इसको मैंने इधर रख दिया, इसको मैंने इधर रख दिया, इसको मैंने इधर रख दिया। ये उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब कोई नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स, वो ऊपर से लग रही है, दाएं बाएं लग रही है, या उसके वेट की टूवर्ड्स अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, कोई भी फोर्स, ठीक, उसको बैलेंस किए हुए है। हमने क्या किया, इसको उठा दिया, उठा के हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई नेट फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाई ना जाए। समझ आ गई बात? नाइस। अच्छा, इसका दूसरा पोर्शन है एक मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक स्मूथ बॉल ले लेते हैं, अब इसको मूव करवाते हैं। देखें जरा, ये मूव करेगा कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। हमने इसको एक दफा इसको मोशन में ले आए हैं। ये फैन ऑफ करें थोड़ी देर बेटा। हम इसको एक बार मोशन में ले आए हैं तो ये मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगी। अब ये एक्सटर्नल फोर्स हम किसके जरिए दे रहे हैं, हमने इसके आगे हर्डल कर दिया, हमने आगे इसके एक डस्टर रख दिया, तो ये इसके साथ टकरा के क्या होगी, स्टॉप हो गई, इसे डायरेक्शन चेंज होगी। पॉइंट क्लियर? अब दोनों सूरतों में अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के दो पार्ट हैं। नंबर 1, अब बॉडी कंटिन्यू। अब इसे देखें जरा, समझ आ गई है ना बात की? एनी क्वेश्चन यहां तक? ओके, ठीक है, फिर आगे चलूं। सही। अब बॉडी कंटिन्यू, ठीक है, एग्जांपल जो है उसको मैं डिस्क्राइब कर। अब बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ
रेस्ट, क्लियर? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पार्ट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा अनटिल, ठीक है? ये कब हम बात कर रहे हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधा, ठीक? नो नेट फोर्स, क्या वर्ड इस्तेमाल किया उसने? नो नेट फोर्स, सारा झगड़ा किसका है? इसका बेसिक कॉज है ही यही है, मोशन को बनाने में, पैदा करने में, उसकी प्रोडक्शन में और उसको स्टॉप करने में मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इज इट क्लियर बच्चे? अच्छा जी, अब हम इसके दो पोर्शन कर लेते हैं। अब हम इसके दो पोर्शन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ठीक? सेकंड पार्ट, फिर आपको बात समझ आएगी। फर्स्ट पार्ट क्या है? बुक लाइन ऑन अ टेबल, आपकी बुक में लिखी हुई है एग्जांपल, बुक ऑन अ टेबल, ठीक है? ये क्या है? एट रेस्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट remains at rest, no net force, in the absence of net force। बुक, ये एक मेज पे किताब रख दी है हमने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक? ये एक बुक रख दी है, ये इसी मेज पे पड़ी रहेगी, सारी जिंदगी पड़ी रहे, गल जाए, इसको ना छेड़ो, कुछ भी ना करो, पड़ी रहेगी। अब जाहिर है ये चिप्स का पैकेट तो है नहीं है, ठीक? ये बिरयानी की प्लेट तो है नहीं है कि आप इसको फौरन से उठा लेंगे, यानी कुछ अरसा तो ये रखेंगे ना इसको। ओके, तो इस पर फोर्सेस देखें, रेस्ट में है, इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जनरली हम देखते हैं इस पर रिएक्शन और वेट की फोर्स एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मामला कब खराब होगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कि जब हम इसको उठा के जगह चेंज कर देंगे। वेरी नाइस, बहुत क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट को देखें। इस बॉल को हमने हिट किया, ठीक है, मूव करवाया, ये मूव करेगी, करती रही है, करती रही है, करती रही, रुकी कहाँ? जब इसके आगे हर्डल आ गया। हमने एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स किस सूरत में प्रोवाइड की है? इस मार्कर की सूरत में हमने इसको प्रोवाइड की। अब हम अगर इस मार्कर को हटाते हैं तो क्या होगा? ये थोड़ा सा आगे चलेगी। अब इस मार्कर को हटाया तो ये स्ट्रेट लाइन मूव करते करते क्या होगी? सॉरी, ये आगे चलेगी। अब इसमें एक चीज गौर करते जाए, मैं अभी आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करती हूँ कि इसको फिर मूव करवाया, ये इसको टच करके। अब जहां ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ऐसा है ना, कैरम खेलते हैं हम, क्या करते हैं? यूं हिट करते हैं,
अब क्या होता है कि सामने से उसकी बाउंड्री से टकरा के वो वापिस आता है, ऐसा है ना। अब उसको जब हिट किया, उसको हमने उसके ऊपर पाउडर डाला और उसको हमने स्मूथ कर लिया, वो बहुत इजीली उसके ऊपर जो है मूव करेगा स्ट्राइक। अब उसका एक एंगल सेट करके इधर 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 अपना स्कोर किया जाता है चारों तरफ, ऐसा ही है ना। अब जब हम उसको हिट करते हैं तो वो उसकी बाउंड्री से, अब बाउंड्री उसके लिए हर्डल है, वो एक्सटर्नल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है जो उसकी मोशन को स्टॉप करती है। अब वो क्योंकि वो तेज रफ्तारी से आ रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये आ रहा है, मोशन उसकी है, वो एकदम से नहीं रुकेगा, इसकी वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। ये बॉल अपनी मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो क्या करेगा, इसी सूरत में वो इस तरफ को मूव कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करे अपनी उसी हालत में रहने के लिए, ये मोशन में रहने की रहे, और बुक जो है या कोई और ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करे, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। इज इट क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करे, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई की है, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या है, तमाम फोर्सेस का मजमुआ। फॉर एग्जांपल F1 लग रही है, F2 लग रही है, F3 लग रही है, Fx लग रही है, Fy लग रही है, W की फोर्स है, रिएक्शन की फोर्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस की फोर्स है, तमाम फोर्सेस जो है उनको प्लस कर दें तो वो क्या फोर्स होगी, वो नेट फोर्स होगी, तमाम फोर्सेस का मजमुआ, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक, नेट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तमाम फोर्सेस जो है वो इकट्ठी जो है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसको हम नेट फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रेजिस्ट करता है, ठीक। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया। और इस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों, इसलिए जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जब उस पर नेट फोर्स लगाई जाती है तब वो रेजिस्ट करता है ऑब्जेक्ट। मोशन में है, जब जैसे मैंने अभी आपसे कहा, तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। अब होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब हिट लगाई जाती है तो उसमें जब वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है तो वो बॉल की चोट पड़ती है। अगर आपके पास कोई स्टोन है तो उसकी चोट पड़ती है, क्यों, इसलिए कि वो अपनी उसी फोर्स के उसी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा होता है, वो अपनी मोशन को और उसके डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। जब हम उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करेगा, वो हमें हिट करेगा, या जिसको हमने आगे उसके किया है वो उसको हिट करेगा। इज इट क्लियर? तो वो किस वजह से है, इनर्शिया की वजह से। अगर हम इनर्शिया को जनरली बताएं, अब देखें इसके दोनों पार्ट समझ आ गए। जो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, सेकंड पार्ट वो कंटिन्यू करेगा अपनी मोशन को, कंटिन्यू मोशन। किस लिए, इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास बॉल की एग्जांपल है जिसको हमने हिट किया है। कंटिन्यू करेगा मोशन को, कब तक, इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। अब हम थोड़ा सा इनर्शिया को समझ लें। जब हम इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया जो है वो 3 कैटेगरी में अगर हम उसको डिवाइड कर लें, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ कहाँ किस तरह से एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। फिर है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें क्या एग्जांपल मैं दूंगी? हाँ, इसमें हम एक दरख्त की एग्जांपल ले सकते हैं जिस पर पत्ते लगे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि उस दरख्त को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हिलाते हैं, हिला दिया उसको, ये इतना अच्छा दरख्त है, उसके ऊपर ये पत्ते लगे हुए हैं और हम उसको हिला रहे। अब क्या होता है कि हमने उसके तने में मोशन क्रिएट की है। अब जो उसके ऊपर टहनियाँ है, फॉर एग्जाम्पल हम पूरे को नहीं हिला सकते, हम शाख को हिलाते हैं, किसी भी दरख्त की शाख को हिलाते हैं तो उसमें क्या होगा, पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, या उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, कुछ लगा हुआ है तो वो जमीन पे गिरना शुरू होते हैं। हम नहीं हिलाते, हवा की वजह से उसके अंदर मोशन क्रिएट होती है, तो वो क्या होगा, वो टहनियाँ ऐसे से हिलती हैं और पत्ते गिरेंगे। क्यों? इसलिए कि उसके वो पार्ट जिस पर फोर्स अप्लाई हुई वो विंड की फोर्स है, हमारे हाथ की मैकेनिकल फोर्स है, वो क्या करती है, उसको झूलती है। झूलने पे क्या होगा कि वो पत्ते, वो फूल, जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है उस शाख पे, उस दरख्त की, वो क्या होगा, वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो उसी जगह पर नीचे गिरेंगे और वो शाख जो होगी वो इन मोशन होगी, और उसकी मोशन से क्या होगा, वो रेजिस्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलें जी, अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। गाड़ी चलती है, हम लोग बैठे हैं, कैसे बैठते हैं गाड़ी में? चलती हुई बस में, गाड़ी में कैसे बैठते हैं आप? हाँ, ये सही है, ये भी ठीक है। आप अच्छा, फॉर एग्जांपल आप स्कूल बस या कॉलेज बस, या आप जो है मतलब किसी भी बस में सफ़र करने का अगर हुआ हो इत्तेफाक, तो उसमें क्या है, हमें बाज़ वक़्त जगह नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, हमें खड़े होकर जाना पड़ता है, ऐसा है ना। हमें जल्दी भी है और हम कहते हैं कि हम टाइम पे अपने इदारे में पहुंच जाएं, उसके लिए हम क्या कहते हैं कि चलो जी हम खड़े ही हो जाते हैं। अब खड़े होकर क्या होता है कि बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा है, हमने कहा चलो अब पहुंच ही जाएंगे। अब क्या होता है, अब ड्राइवर को एकदम से कोई बाहर खड़ा नजर आता है, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, वो स्पीड ब्रेकर हो सकता है, उसमें मुसाफिर जो है पैसेंजर कुछ और लेना है, मुसाफिरों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी वो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, या उसके आगे कोई आ गया है, कोई जानवर आ गया है रोड पे, ठीक है, कोई हर्डल आ गई है, उसने ब्रेक लगा थी। अब बताओ क्या होगा, क्या करोगे जब ब्रेक लगेगी? आप तो सोच में गुम हो कि मैंने आज जाके केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, मैंने हाई फिजिक्स का देना है, हाई तो मैथ का भी है, उफ, और इसी दौरान ब्रेक लगती है, फिर क्या होगा? यस, जब ब्रेक अप्लाई होगी तो वो जो बंदा खड़ा है या बंदी खड़ी है वो क्या करेगा? गुड, वो ड्यू टू इनर्शिया रेजिस्ट करेगा, ठीक, क्योंकि अब क्या है, वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। उनका जो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, उसको अपनी हरकत को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसी तरह अगर कोई, ये जैसे अभी बॉल की एग्जांपल दी है, ये बॉल अपनी मोशन कंटिन्यू किए हुए है,
जब तक उसके आगे उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ जाती, चाहे हम बाहर से अप्लाई करते हैं, चाहे हम उसको आगे से जाके कैच करते हैं या आगे कोई चीज़ रख के उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, लेकिन होगा क्या कि वो बैक अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ आई बात? बस वाली एग्जांपल में क्या है कि उसका बॉडी जो है वो उसके साथ बस की जो बेस है उसके साथ अटैच है, कांटेक्ट है उसका उसके साथ, ठीक। लेकिन अपर पार्ट जो है वो फ्री है। अब जैसी ब्रेक लगी तो वो क्या करेगा? आगे की तरफ झटका खाएगा, लेकिन वो रोकने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बात समझ आई है? इसी तरह मोड़ काटते हैं तो हम एक साइड पे गिरते हैं। बस में जब टर्न लिया जाता है तो पैसेंजर्स जो हैं, मुसाफिर जो हैं, वो आउटवर्ड गिरते हैं। इमेजिन करो जरा, बच्चे तो बहुत इंजॉय करते हैं जिस तरह से आप लोग झूलों में बैठते हो। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई है, इसको तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। तो वो किसकी वजह से है कि वो जिस तरह बैठा हुआ है कोई मुसाफिर, कोई पैसेंजर, तो वो अपनी उसी कंडीशन को कंटिन्यू रखता है, लेकिन क्या होगा? वो अपनी रखते रखते क्या होगा? आउटवर्ड गिरेगा। किसकी वजह से? वो रेजिस्ट, अब उस मोशन को वो क्या करेगा? फॉल होने से बचने के लिए वो रेजिस्ट करेगा। उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर? इजी है? चले जी। तो बेटा आज हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स में हम ना सिर्फ मोशन पढ़ते हैं बल्कि उसकी कॉजेज पढ़ते हैं। कॉजेज में हम क्या बच्चे पढ़ते हैं? बेसिक फैक्टर फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की कॉज का सबब बनता है, वजह बनता है। मगर जो डायनामिक्स है वो बेसिकली मैकेनिक्स की एक फर्दर टाइप है। तो उसमें हमने नेक्स्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि फोर्स जो है उसको अगर हम कहते हैं कि ये एक ऐसा फैक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है। फिर फोर्स जो है वो क्या करती है? इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। इसको जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं, इसको डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने इसको मैंने आपको बताया था। इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। फिर जो फोर्स है उसको हम दो पार्ट्स में बेसिकली इसको कैटेगराइज करते हैं। एक कैटेगरी है इसकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें किसी चीज़ को छुआ जाता है उस वक्त फोर्स का जो इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल हम टेंशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कॉन्टैक्ट में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं और इसके साथ साथ हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके अंदर चार्जेस की फोर्स आ जाती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो सो और वो उसको जो है वो एक बॉन्ड बनाने के लिए जो आती है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको डिटेल डिस्क्राइब कर दिया, उसको अच्छी तरीके से करवा दिया। उसके बाद हमने देखा कि न्यूटन ने 3 लॉस जो थे वो दिए, वो सिर्फ इन 3 लॉस की वजह से वो नहीं था। मैंने 1-2 पॉइंट्स आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आगे आप इसको फर्दर ज़रूर सर्च करेंगे इंशाल्लाह कि आप लोग मुझे इसके टॉपिक पे लिख के जो है वो बताएंगे कि न्यूटन कौन था। कम से कम 10 ऐसे पॉइंट उसकी पर्सनैलिटी की आप बताएंगे कि उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो किसकी वजह से जो थी वो बहुत फेमस थी। जीनियस बंदा तो था ही वो। तो उसने क्या कहा था कि उसने ग्रेविटेशन लॉ को एक्सप्लेन किया था, उसको डिस्कवर किया था, जो डिस्क्राइब किया था। नेचर ऑफ वाइट लाइट के बारे में उसने बताया कि उसको किस तरह से कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। रेनबो जो थी उसके बारे में उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिर उसने कैलकस के बारे में बताया, मैथमेटिकल एप्लीकेशन फिजिक्स में उसने जो थी वो जो थी डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्क्राइब की। फिर उसने 3 लॉज दिए जो मैंने अब आपकी किताब बुक में हैं और अकॉर्डिंग टू योर बुक
हम आज सबसे पहले जो है फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब कर चुके हैं, इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है जब तक कोई नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। नेट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नोन एज द नेट फोर्स। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में उस वक्त तक रहेगा जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए। अब ये जो लॉज हैं, जैसे हमने पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसी तरह ये स्ट्रेट लाइन के लिए जो है उनको अप्लाई किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसमें रहने की कोशिश क्यों करता है इन दोनों कंडीशंस में, तो वो रेजिस्ट करेगा, रहने की कोशिश करेगा इन दी एब्सेंस ऑफ द नेट फोर्स। लेकिन जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस अपनी ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्ट करता है उस फोर्स के अगेंस्ट। अगर वो रेस्ट में है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है उसको किस तरह से है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो है उसको मैंने डिस्क्राइब किया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, मैंने एग्जांपल आपको दी, पत्तों की एक शाख को आप हिलाते हैं तो पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं। आप इसकी और एग्जांपल जो अभी मुझे इधर बच्चों से आवाज़ आई कि कारपेट या हम कंबल जो है या मोटा जो क्या उसको कहते हैं कारपेट लाइक जो हम घरों में बिछाते हैं, उसको हम अगर साफ करना हो तो पकड़ते हैं दोनों तरफ से या उसको रखते हैं और ठा ठा डंडा उस पर लगता है। वो होता क्या है कि उसमें से डस्ट पार्टिकल जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये भी आपने एग्जांपल दी है, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं का वहीं जो है वो क्या कहते हैं उस नहीं रहता, और धूल जो है उसके अंदर जो गर्द डस्ट होती है वो वहीं रहती है। जब उसको मारते हैं तो उसके अंदर मोशन क्रिएट हो जाती है उस कारपेट के अंदर। उस मूवमेंट की वजह से वो पार्टिकल रेजिस्ट करते हैं, अपने रेस्ट में रहने की वजह से वो हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं धूल मिट्टी की शक्ल में। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन की हमने बस की एग्जांपल ली है कि आप स्टैंडिंग हैं बस में, तो क्या होगा कि आप निचले वाला हिस्सा जो है वो आपका अटैच है बेस के साथ बस की। जैसे ही ब्रेक लगती है, ब्रेक किस वजह से लगी, कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई स्टूडेंट है उसने बस में चढ़ना है, कोई मुसाफिर है, कोई पैसेंजर है उससे बस में चढ़ना है, आगे कोई एनिमल आ गया है, कुछ जानवर गुजर रहा है, तो ज़रूरी है अपने नाम लेना। तो क्या होता है कि वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक्स अप्लाई करता है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, तो वो हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आगे की तरफ झटका खाता है। अब वो रेजिस्ट करता है अपनी उसी पोजीशन में आने के लिए, और ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैंने आपको बॉल की एग्जांपल दी, ठीक है। अगर हम उस बॉल के आगे कोई चीज़ रखते हैं या उसको हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं या कैच करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हमारे अगर कैच करते हैं तो ज़ोर से आने वाली बॉल हिट करेगी, समटाइम जो है वो प्लेयर जख्मी भी हो सकता है। इसलिए तो क्या होगा कि वो रेजिस्ट करती है अपनी मोशन को कंटिन्यू करने के लिए। समटाइम क्या होगा, टच करने के बाद वो हाथ से छूट जाती है, वो निकल जाती है, तो उसका वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करते करते वो अपनी डायरेक्शन जो है वो उसको चेंज कर लेती है। इज इट क्लियर? इतनी डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। बेटा आपने जब इसको क्वेश्चन करना है, अगर आपका तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप जैसे इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो इसकी, अगर आप बस मूविंग, तो इसकी जी वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। हाँ जी, कि आप मूव कर रहे हैं, टर्न लेते हैं तो क्या होता है कि आप आउटवर्ड गिरते हैं, ठीक है, तो वो भी सही। अब पूरा हो गया, तसल्ली होगी, चलें। वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। तो अब ये सारा के सारा जो पेपर में आपने अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी, उन्होंने डेफिनेशन मांगी है। एग्जाम्पल आप ये ऐसी एग्जाम्पल सिलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, दोनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। अब आपने जो मुझे लिख के बताना है और बताना है कि फिर मैं आपकी जो है वो मिस्टेक्स आपको बताती हूँ। उसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसके 2 पार्ट करेंगे। आप पहले पूरा लॉ लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सम टाइम ये होता है कि वो पूछा जाता है लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लिखें, सम टाइम ये पूछा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ इनर्शिया की रीजन क्या है, सम टाइम पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया।
कि वो इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, तो इस वजह से उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इसके दो पहले पूरा लॉ लिखेंगे। ठीक, लॉ लिखने के बाद हम एक्सप्लेनेशन की जब हेडिंग बच्चे लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन आपने लिखा, एक्सप्लेनेशन में आप इसका करेंगे दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट की हेडिंग, सब हेडिंग आपकी आ जाएगी फर्स्ट पार्ट। आप इस हेडिंग को ये आप जो है वो छोटे कट वाला मार्कर यहाँ यूज करेंगे, यहाँ आप राउंड मार्कर जो है उसको यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आप कहेंगे बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ अ रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द नेट फोर्स। तो फिर आप इसमें बुक वाली एग्जांपल दे दे जितनी मैंने दी है, उसमें से कोई आप कर दे। उसको डिस्क्राइब करने के बाद फिर पहले आप ला का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, इस ला में से ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये इधर आएगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखेंगे, ये आप जो है वो पॉइंटर यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट की आप हेडिंग देंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे वही मार्कर, वो राउंड मार्कर यूज करेंगे, आप सेकंड पार्ट लिखेंगे। सेकंड पार्ट लिखने के बाद ये ला में से आप सेकंड पार्ट यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद आप इसकी एग्जाम्पल देंगे, इसकी एग्जाम्पल आप डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, इज इट क्लियर? जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है वो डायनामिक्स, इनर्शिया, ठीक है, और क्या था, फोर्स। ये जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये पेपर में शॉर्ट आते हैं, और ये पूरा एक लॉन्ग आएगा जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल और ये सारी डिटेल के साथ। खुश? ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है उसको सेकंड लॉ को डिस्कस कर लेंगे। हाँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा अभी आप इसी को हजम कर लें, ये अब जाके आप याद करेंगे बच्चे, और इसको आप लिखेंगे। यस, लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपके राइटिंग में फ्लो आएगा। आप अच्छे से जब लिखते हो फिर मेरे सामने लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं आपकी मिस्टेक्स निकालती हूँ, फिर आपको पता चलता है कि आपने कौन सा पॉइंट लिखना था और कौन सा नहीं लिखना था। काइंडली ये बात मैं अब तमाम बच्चों से कह रही हूँ कि आप उसको ला को हरफ बा हरफ लिखेंगे, उसमें नो चेंज, आप वर्डिंग भी आगे पीछे नहीं करेंगे जो उसके डेफिनेशन है। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे, आप ग्रिप के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ओके, कि आप जब उसको लिख रहे हैं तब जो पेपर जो है जिसके पास आपका पेपर जा रहा है उसको आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, आपकी पर्सनैलिटी आपका पेपर है। तो वो उस पेपर को जब देखेगा, आपकी टेम्पटेशन को देखेगा, उसको आपके बारे में खुद एक चाहत हो देखने की कि ये ऐसा अच्छा बच्चा है, उसने इतना अच्छा, इतना कंसेप्चुअल पेपर किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो आपने उसको इस तरह डिटेल से बट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, कि आपका एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, बहुत ज्यादा छोटा ना हो, लेकिन हर पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हो, क्लियर कर रहा हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। आपका पूरा कंसेप्ट उस चंद लाइंस में, ठीक है। आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका 5 मार्क्स का है, इससे हद नहीं जाएगी, इससे ऊपर का क्वेश्चन आपको लॉन्ग नहीं आता। तो बच्चे उसमें आपने इसको क्लियर करना है कि आपने इतने मार्क्स में जो है अपनी तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उस पर डिस्प्ले कर देना है। कभी आपने ड्रामा जो है रेडियो पे सुना है किसी बच्चे ने कभी? अच्छा, अब रेडियो पे अगर आप सुने तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम देख नहीं रहे होते, लेकिन जब आप उनको सुन रहे होते हो तो एक इमेजिनेशन, एक तखय्युल में, ठीक है, एक ख्याल उभरता है उस कैरेक्टर के बारे में। मतलब अगर उनको दिखाया हुआ कि नॉटी बॉय है, एक शरारती बच्चा है, आप बच्चों को स्टोरी उसको बयान कर रहे हैं, उसको जो है उसको जब बताया जाता है तो वो जब आप सुन रहे होते हो तो आपके सामने वो ऐसे चल रही होती है सीन जो है वो उसकी क्या कहते हैं, पूरे का पूरा के जो पूरी स्क्रीन पे आप उसको देख रहे होते हो। आप किसी लड़ाका किस्म की
कोई खातून है या किनका कुछ झगड़ा सुन रहे हो तो आप फील कर रहे होते हो, इसलिए कि उनकी आवाज़ में, उसके उतार चढ़ाव में, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स इस तरह से आ रहे होते हैं कि आप खुद ब खुद उसमें खो जाते हो, उसकी इमेजिनेशन में आप इतना ज़्यादा उसके अंदर डीपली जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ कोई सॉन्ग्स आपको इतने अच्छे लगते हैं, ठीक है, आप किसी पर्सनालिटी की जो है वो मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, आप उसके जो वर्डिंग है उसमें उतार चढ़ाव है, उसमें आपको पता चलता है कि वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी पे असर कर रही होती है। रीज़न इज़ दैट कि वो जब आप सुन रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, उसके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना। अभी तो मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, ठीक, लेकिन अगर आप किसी एक्टर को सुन रहे होते हो, वो फीलिंग्स आपके अंदर आ रही होती हैं, तो आपके पेपर की फीलिंग आपके एग्जामिनर के अंदर आनी चाहिए। वो एग्जामिनर जब आपका पेपर देखे तो उसके अंदर से आवाज़ आए, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है, इसको मैंने नंबर देने हैं, मैंने इसके नंबर नहीं काटने, इसके कंसेप्चुअल पेपर है। इज इट क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।